आज 10 अप्रैल 1912 आज का दिन एक नए इतिहास की शुरुआत है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा और शानदार जहाज आरएमएस टाइटैनिक अपने पहले सफर पर निकल रहा है। यह जहाज इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका जा रहा है। इस जहाज में तकरीबन 2224 लोग मौजूद हैं, जिनमें 1300 पैसेंजर्स और 900 क्रू मेंबर्स हैं। फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स की बात करें तो इनमें दुनिया के सबसे अमीर लोग मौजूद हैं। जॉन जैकब एस्टर जैसे लोग ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है और अपनी पत्नी के साथ सफर पर है। थॉमस एंड्रयूज, इन्होंने टाइटैनिक का डिजाइन बनाया है और खुद इसके निर्माण की देखरेख भी की है। जे ब्रूस इसमें ये टाइटैनिक की मालिक कंपनी व्हाइट स्टार लाइन के बड़े ऑफिसर हैं। इनका सपना है कि यह जहाज जल्द से जल्द न्यूयॉर्क अमेरिका पहुंच जाए। और थर्ड क्लास पैसेंजर्स की बात करें तो इनमें गरीब लोग हैं जो नए सपनों की तलाश में, नए जिंदगी की तलाश में अमेरिका जा रहे हैं। इस जहाज की कमान संभाले हुए हैं 62 साल के एक्सपीरियंस्ड कैप्टन एडवर्ड स्मिथ, जो इस सफर के बाद रिटायर होने वाले हैं। इनके पास 40 सालों का तजुर्बा है। इस सफर को लेकर, इस जहाज को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि टाइटैनिक कोई आम जहाज नहीं है। ये एक चलता फिरता महल है और लोग इसे अनसिंकेबल यानी कभी ना डूबने वाला जहाज भी बता रहे हैं, क्योंकि इसमें 16 खास सुरक्षा वाले हिस्से, वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स हैं जो इसे पानी में डूबने से बचा सकते हैं। अब देखो टाइटैनिक कितना शानदार है। शाही कमरे, फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए संगमरमर के बाथरूम, सोने के नल और बड़े बड़े आरामदायक बेड मौजूद है। 5 स्टार खाना, यहाँ हर बार 10 तरह के खाने परोसे जाते हैं। कैवियर, रोस्ट डक और फ्रेंच वाइन जैसी महंगी महंगी चीजें भी मिलती हैं। लाइव म्यूजिक, फर्स्ट क्लास के लोग हर वक्त ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक भी सुन सकते हैं, वो भी 24 घंटे। टाइटैनिक में एक हीटेड पूल और फुल्ली इक्विप्ड जिम भी है। उस जमाने में ऐसी चीजें, ऐसी फैसिलिटीज जहाज पर कहीं भी नहीं मिलती थी। इस 269 मीटर लंबे और 4600 टन वजनी भारी जहाज में करीब 2224 लोग मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ 1178 लोगों के लिए ही लाइफ बोट्स अवेलेबल है। मगर किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइटैनिक तो कभी डूब ही नहीं सकता। आखिर इसे बनाने वाली कंपनी तो बार बार यही कह रही है। 10 अप्रैल 1912 सुबह के लगभग 11:40 पर टाइटैनिक अपना पहला सफर शुरू करता है और 2 दिन बाद ही यानी कि 12 अप्रैल से टाइटैनिक के रास्ते में आइसबर्ग की चिंता शुरू हो जाती है। दरअसल टाइटैनिक नॉर्थ अटलांटिक में सफर कर रहा है, जिसे लोग आइसबर्ग एले भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बर्फ के पहाड़ तैर रहे होते हैं, यानी कि आइसबर्ग तैर रहे होते हैं। ये आइसबर्ग्स ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका से टूटकर समुद्र में आ जाते हैं। इस समय हर शिप्स के पास मार्कोनी रेडियो सिस्टम अवेलेबल है, जिससे ये शिप्स एक दूसरे को रेडियो सिग्नल्स के थ्रू वार्निंग्स भेजा करते हैं कि आगे आइसबर्ग है, ठीक से जाना। टाइटैनिक को अपनी पहली आइसबर्ग वार्निंग 12 अप्रैल को मिली और 14 अप्रैल को सबसे क्रिटिकल वार्निंग्स आई। टोटल 7 वार्निंग्स आ चुकी है, लेकिन इन वार्निंग्स को कैप्टन और क्रू मेंबर्स ने इग्नोर कर दिया है और टाइटैनिक की स्पीड को कम नहीं किया है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टाइटैनिक आगे बढ़ रहा है। इसी तरह 14 अप्रैल का सारा दिन ढल गया और रात हो गई। रात का वक्त है, हवाएं तेज चल रही है। इस दिन चांद भी बाहर नहीं आया है, इसलिए अंधेरा बहुत ज्यादा है। टाइटैनिक के सबसे ऊंचे हिस्से पर यानी लुकआउट पॉइंट पर फ्रेडरिक फ्लिट और रेजिनाल्ड ली खड़े हैं। इनका काम है आगे का सफर देखना कि आगे कोई ट्रैफिक या आइसबर्ग तो नहीं है, और अगर कुछ दिखाई दे तो जल्दी से ब्रिज को इन्फॉर्म करना। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है, इनके पास दूरबीन नहीं है, क्योंकि दूरबीन शिप के किसी कमरे में बंद है, लेकिन गलती से उसकी चाबी कहीं खो गई है, जिसकी वजह से आगे की दूरी और अंधेरा देखना मुश्किल हो गया है। सोचो अगर आप अंधेरी रात में बिना हेडलाइट वाली कार चला रहे हो और एक बड़ा गड्ढा लास्ट मोमेंट में दिखाई दे तो कितना खतरनाक होगा ना। करीब रात के 11:40 पर फ्रेडरिक को दूर से एक बड़ा अंधेरा ब्लॉक दिखाई देता है, जो कि एक आइसबर्ग है। फ्रेडरिक जोर से चिल्लाता है, आइसबर्ग सीधा सामने। इस सिग्नल के साथ फ्रेडरिक घंटी को 3 बार बजाता है, फिर फोन उठाकर कंट्रोल रूम से ब्रिज पर सीधा कॉल करता है। ब्रिज पर 6th ऑफिसर जेम्स पॉल मूडी कॉल रिसीव करते हैं। तभी फ्रेडरिक बोलता है, ब्रिज, आइसबर्ग बिल्कुल हमारे सामने है। ये सुनते ही जेम्स पॉल मूडी ने जल्दी से जाकर ये सूचना ब्रिज पर ड्यूटी संभाल रहे फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर्डॉक को दी। जैसे ही विलियम मर्डॉक ने ये सुना, उन्होंने तुरंत क्वार्टर मास्टर स्टीयरिंग ऑपरेटर रॉबर्ट हिचन्स को चिल्लाकर कहा, जल्दी से जहाज को बाईं तरफ मोड़ो। पुराने स्टीयरिंग सिस्टम के अनुसार रॉबर्ट हिचन्स ने स्टीयरिंग को बाईं ओर घुमाना शुरू कर दिया। उसके बाद फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर्डॉक टेलीग्राफ से इंजन रूम को ऑर्डर करते हैं, सभी इंजन्स को उल्टा घुमाकर जहाज को स्लो करो। दरअसल इससे टाइटैनिक की स्पीड कम करने की कोशिश की गई, ताकि आइसबर्ग से टकराने से बचा जा सके। टाइटैनिक के इंजन स्टॉप हो गए और फिर उल्टी दिशा में चलने लगे। यहाँ अब आप एक चीज सोचो, आप 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपनी कार चला रहे हो और अचानक से आपको सामने एक दीवार दिख जाए और आप ब्रेक लगाओ, तो क्या कार तुरंत रुक जाएगी? नहीं ना। कुछ बिल्कुल ऐसा ही टाइटैनिक के साथ भी हुआ। सिर्फ 1 मिनट बाद ही यानी कि 11:45 पर
टाइटैनिक आइसबर्ग से जा टकराया। Titanic makes contact. The iceberg scrapes along her starboard side for 8 seconds, gouging the double-plated steel hull. जिस आइसबर्ग से टाइटैनिक टकराया वो कोई मामूली बर्फ का टुकड़ा नहीं है। ये एक 400 फीट लंबा और करीब 100 फीट ऊंचा बर्फ का पहाड़ है। पर असली खतरा वो था जो समंदर के नीचे छुपा हुआ था। आइसबर्ग का सिर्फ 10% हिस्सा ही पानी के ऊपर दिखता है, बाकी 90% हिस्सा पानी के नीचे छुपा हुआ रहता है। इस आइसबर्ग का भी यही हाल था। ऊपर से वो एक बड़े टुकड़े जैसा दिख रहा था, लेकिन असल में ये एक पानी के अंदर फैला हुआ खतरनाक दानव था। इस टक्कर की वजह से टाइटैनिक का हल यानी लोहे का बाहरी हिस्सा आइसबर्ग से रगड़ खाने लगा। 300 फीट लंबा हिस्सा आइसबर्ग से कटता गया, ऐसे जैसे कोई चाकू मक्खन को काट रहा हो। पानी अंदर घुसने लगा और देखते ही देखते 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में जैसे कि बाढ़ ही आ गई। अब समझो सबसे बड़ा झटका। टाइटैनिक इस हिसाब से डिजाइन हुआ था कि अगर 4 कंपार्टमेंट्स तक पानी भरता है तो भी टाइटैनिक तैरता रहता, लेकिन यह मामला थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया था। 6 कंपार्टमेंट्स में दरारें पड़ चुकी थी, यानी अब कोई बचाव का रास्ता नहीं था। इस टक्कर से टाइटैनिक के बहुत से जगहों पर नुकसान हुआ। बो यानी सामने का हिस्सा, सबसे पहला झटका यही लगा, इसलिए आइसबर्ग ने सबसे पहले यही हिस्सा तोड़ा। स्टैंडबोर्ड साइड यानी कि दाहिनी तरफ। टक्कर ज्यादातर इसी तरफ से हुई, जिससे जहाज का साइड फट गया और पानी अंदर आने लगा। बॉयलर रूम्स, टाइटैनिक के इंजन और बॉयलर वाले हिस्से में भी बुरी तरह पानी भर गया। कार्गो होल्ड, सामान रखने की जगह, यहाँ रखे सारे कीमती सामान भीगने लगे और जहाज का भार बढ़ता चला गया। ग्रैंड स्टेयरकेस के नीचे ये वो शानदार सीढ़ियां थी जहाँ अमीर पैसेंजर्स घूमते थे, लेकिन टक्कर के बाद यहाँ भी पानी भरने लगा। सबसे डरावनी बात यह थी कि टक्कर के बाद कोई जोरदार धमाका नहीं हुआ। आइसबर्ग ने टाइटैनिक को धीरे धीरे मगर जानलेवा तरीके से काटा। डेक पर मौजूद ज्यादातर लोग सोच रहे थे कि ओह शायद कुछ हल्का फुल्का झटका लगा होगा, पर असली तबाही नीचे हो रही थी। जहाज को पानी निगल रहा था और किसी को खबर भी नहीं थी। टाइटैनिक के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज को जैसे ही झटका महसूस हुआ, वो 1 सेकंड भी बर्बाद किए बिना नीचे की ओर भागे। बॉयलर रूम्स, कार्गो होल्ड और वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स हर जगह का मुआयना करने लगे। एंड्रयूज को जहाज के सबसे निचले हिस्से में पानी तेजी से घुसता हुआ दिखा। बॉयलर रूम नंबर 6 में पानी का ऐसा दबाव था कि वहां मौजूद क्रू मेंबर्स को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। थॉमस एंड्रयूज भागते हुए फर्स्ट क्लास डाइनिंग हॉल के पास पहुंचे, जहां अफरा तफरी शुरू हो चुकी थी। लोग सोच रहे हैं कि ये शायद कोई मामूली झटका था बस, लेकिन एंड्रयूज को पता है कि टाइटैनिक अब ज्यादा देर तक तैर नहीं सकता। थॉमस एंड्रयूज सीधे ब्रिज पर जहाज के कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं, जहां कैप्टन एडवर्ड स्मिथ पहले से ही गहरी सोच में डूबे खड़े हैं। थॉमस एंड्रयूज ने कैप्टन एडवर्ड स्मिथ से कहा, कैप्टन मैंने जहाज का मुआयना कर लिया है। टाइटैनिक के 6 वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स में पानी भर रहा है। जहाज अब सिर्फ 2 घंटे तक ही तैर सकता है। हमें जल्द बचाव कार्य शुरू कर देना चाहिए। ये खबर सुनते ही कैप्टन एडवर्ड स्मिथ शॉक हो जाते हैं और बस यहीं से टाइटैनिक के डूबने का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। रात के करीब 11:40 पर आइसबर्ग से टकराने के बाद कैप्टन स्मिथ को टाइटैनिक की हालत समझने में आधे घंटे का वक्त लगा। जब थॉमस एंड्रयूज ने बताया कि जहाज सिर्फ 2 घंटे तक ही तैर सकता है, तो कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने तुरंत रेडियो रूम का रुख किया। टाइटैनिक का मार्कोनी वायरलेस रूम जहाज के ऊपरी हिस्से में था, जहां जैक फिलिप्स और हैरोल्ड ब्राइड नाम के 2 रेडियो ऑपरेटर्स काम कर रहे थे। उस टाइम पे जहाजों में मोर्स कोड से वायरलेस संदेश भेजे जाते थे, यानी कि SOS। कैप्टन स्मिथ भागते हुए वहां पहुंचे और बोले, तुरंत डिस्ट्रेस सिग्नल भेजो, हमें मदद चाहिए। फिलिप्स और ब्राइड को ये सुनते ही झटका लगा। रात के करीब 12:15 पर टक्कर के करीब 35 मिनट बाद पहला SOS सिग्नल भेजा गया। ये इतिहास में पहली बार था जब SOS सिग्नल किसी जहाज से भेजा गया। पहले जहाजों में CQD कोड इस्तेमाल किया जाता था, जो कम क्विक डेंजर का मतलब था। जैक फिलिप्स ने पहले CQD भेजा, लेकिन फिर हैरोल्ड ब्राइड ने मजाक में कहा, क्यों ना हम SOS भी भेज दे, ये नया सिग्नल है, शायद मदद जल्दी मिल जाए। तो टाइटैनिक ने एक साथ CQD और SOS दोनों भेजे। बुरी खबर यह है कि ज्यादातर जहाज इतनी रात को रेडियो बंद कर चुके हैं। उस जमाने में जहाज 24/7 रेडियो ऑन नहीं रखते थे, इसलिए टाइटैनिक के शुरुआती संदेशों को बहुत कम लोगों ने सुना। बहुत देर तक कोई जवाब नहीं आया, लेकिन रात के करीब 12:25 पर RMS कार्पेथिया नाम के एक जहाज से जवाब आया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जहाज टाइटैनिक से
93 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर ये अपनी फुल स्पीड 17 नॉट्स जो कि लगभग 31 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, इस स्पीड से भी चले तो भी ये जहाज को टाइटैनिक तक पहुंचने में 4 घंटे का समय लग सकता है। लेकिन टाइटैनिक के पास सिर्फ 2 ही घंटे बचे हैं। इन सब चीजों के बीच कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को अब समझ आ चुका है कि टाइटैनिक अब नहीं बचेगा। घड़ी के सेकंड की सुइयां जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, पानी जहाज के अंदर तेजी से घुसता जा रहा है। ये देखकर वो और भी पैनिक हो रहे हैं। कैप्टन स्मिथ ने फौरन जोर से चिल्लाया, लाइफ बोट्स तैयार करो, क्रू मेंबर्स और सभी लोगों को डेक पर बुलाओ। अब टाइटैनिक पर जिंदगी और मौत के बीच एक रेस शुरू हो चुकी थी। टाइटैनिक के आलीशान गलियारों में फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स अब भी इत्मीनान से हैं। उनके केबिन्स तक जाकर क्रू मेंबर्स दरवाजा खटखटा रहे हैं और इन्फॉर्म कर रहे हैं कि सर कृपया डेक पर आइए, जहाज की स्थिति गंभीर हो रही है, लाइफ बोट्स में जाने की तैयारी करें। कुछ ने अपनी चमचमाती जैकेट्स पहनी, कुछ ने अपने गहने उठाए और कुछ ने सिर हिलाकर हाँ कहा। सेकंड क्लास पैसेंजर्स जो उतने अमीर नहीं है लेकिन मिडिल क्लास के हैं, उन्हें थोड़ा देरी से बताया गया। ये घबराए हुए हैं लेकिन इन्होंने तुरंत अपनी जरूरी चीजें उठाई और डेक की ओर बढ़ने लगे। टाइटैनिक के सबसे निचले हिस्से में वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई एक नई दुनिया जाने के लिए खर्च कर दी थी, जो अमेरिका में नई जिंदगी शुरू करने का सपना देख रहे हैं। थर्ड क्लास पैसेंजर्स के रास्ते बंद कर दिए गए हैं ताकि पहले फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के लोगों को लाइफ बोट्स तक ले जाया जा सके। रात के करीब 12:30 पर लाइफ बोट्स उतरने लगे। कैप्टन स्मिथ ने ऑफिसर्स को ऑर्डर दिया, पहली लाइफ बोट को उतारो, पहले औरतें और बच्चों को भेजो। सबसे पहली नाव जो उतारी गई उसमें 65 लोगों की जगह है लेकिन सिर्फ 28 लोग ही बैठे। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि अमीर लोग अभी भी सोच रहे हैं कि टाइटैनिक डूबेगा ही नहीं, आखिर इन लाइफ बोट्स पर हम क्यों जाएं? ये जहाज तो अनसिंकेबल है जो कभी डूब ही नहीं सकता। कुछ लोग लाइफ बोट में चढ़ने की कोशिश करने लगे लेकिन ऑफिसर्स ने उन्हें रोक दिया और कहा, सर सिर्फ औरतें और बच्चे ही पहले जाएंगे। रात के करीब 12:45 पर थर्ड क्लास के कई लोगों को ऊपर जाने दिया गया था लेकिन बहुत देर हो चुकी है, अभी भी कई लोग नीचे फंसे हुए हैं। अब तक जहाज का आगे का हिस्सा पूरी तरह से डूबने लगा है। कुछ अमीर पैसेंजर्स ने ऑफिसर्स को रिश्वत देने की भी कोशिश की, कहा कि मुझे लाइफ बोट में जगह दो, मैं तुम्हें $1000 दूंगा। लेकिन ऑफिसर्स ने गुस्से से मना कर दिया और कहा यहाँ सिर्फ औरतें और बच्चे ही जा सकते हैं। लेकिन हर कोई इतना ईमानदार नहीं था। कुछ अमीर लोगों ने वुमेन्स क्लोथिंग पहनकर लाइफ बोट्स में घुसने की कोशिश की। एक आदमी लाइफ बोट में कूदने ही वाला था, तभी ऑफिसर ने रिवॉल्वर निकाल ली और कहा, पीछे हटो वरना गोली मार दूंगा। रात के करीब 1 बजे टाइटैनिक अब 45 डिग्री झुक चुका है, पानी तेजी से अंदर घुस रहा है। अब जहाज में पूरी तरह से हाहाकार मच गया। लोग अब खुद ही लाइफ बोट्स में कूदने लगे। फैमिलीज टूट रही हैं। माँ अपने बच्चों को लाइफ बोट में डाल रही है पर वो खुद पीछे रह रही है। कुछ लोग भाग रहे हैं, कुछ प्रार्थना कर रहे हैं और ऑर्केस्ट्रा अब भी बजा रहा है ताकि लोग डर से पागल ना हो जाए। अब रात के करीब 1:30 बज चुके हैं। टाइटैनिक अब 60 डिग्री झुक चुका है। डेक पर मौजूद लोग अब लहरों को अपनी ओर बढ़ते देख सकते हैं। हर मिनट के साथ जहाज अब नीचे जा रहा है। रात के करीब 1:40 तक आखिरी लाइफ बोट भी चला गया। अब कोई उम्मीद नहीं बची है। टाइटैनिक पर अब 1500 से ज्यादा लोग फंसे हैं। लाइफ बोट्स में जितने लोग बैठ सकते थे बैठ चुके थे लेकिन अब डेक पर खड़े लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है। एक माँ अपने बच्चे को कसकर पकड़कर प्रार्थना कर रही है। एक बुजुर्ग जोड़ा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, मानो वो कह रहे हो हमने साथ जिंदगी बिताई और अब साथ ही मरेंगे। कुछ लोग एक दूसरे से लिपट कर रो रहे हैं। अब टाइटैनिक का आखिरी अध्याय शुरू होने वाला था। रात 2:10 के करीब जहाज का पिछला हिस्सा ऊपर उठने लगा। टाइटैनिक अब लगभग सीधा खड़ा हो चुका है। लोग चीख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और कुछ पानी में कूद रहे हैं। लेकिन अटलांटिक ओशियन का पानी -2 डिग्री सेल्सियस था, इतना ठंडा कि कोई उस पानी में ज्यादा देर तक जिंदा रह ही नहीं सकता था। अब कुछ ही मिनट बचे थे। लगभग रात 2:18 के करीब टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया। सामने का हिस्सा बो सबसे पहले समुद्र में डूब गया। पीछे का हिस्सा स्ट्रेन कुछ सेकंड के लिए पानी से बाहर उठा और फिर जोर से समंदर में जा गिरा और पूरी तरह डूब गया। रात के करीब 2:20 तक टाइटैनिक पूरी तरह से डूब चुका था। अब पानी पर सिर्फ बचाए गए लोग लाइफ बोट्स में बैठे हुए थे, टाइटैनिक की ओर देखते हुए। डूबते हुए लोगों की चीखें हवा में गूंज रही थी। सैकड़ों लोग ठंडे पानी में तड़प रहे थे। कुछ लोग अपने कपड़े लाइफ बोट्स में बैठे लोगों की ओर फेंक रहे थे। वो कह रहे थे पानी में तैर रहे लोगों को बचाओ। लेकिन ऑफिसर्स डर रहे थे, अगर हमने और लोगों को खींचा तो हमारी नाव ही पलट जाएगी। करीब 2 घंटे लेट सुबह के 4 बजे RMS कारपेथिया टाइटैनिक के लोगों को बचाने पहुंचती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ लाइफ बोट्स में बचे लोग ही जिंदा थे। जो लोग पानी में थे वे ठंड की वजह से जम चुके थे और उनकी मौत हो चुकी थी। सिर्फ उनकी डेड बॉडीज पानी में तैर रही थी। टाइटैनिक के 2224 पैसेंजर्स में से सिर्फ 706 लोग ही जिंदा बच पाए थे और 1518 लोगों की डूबकर या जिन्हें तैरना आता था उनकी ठंड से मौत हो चुकी थी।
टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं थी, यह इंसान के सपनों, घमंड और गलतियों की कहानी भी थी। यह हादसा हमें सिखाता है कि कोई भी ताकत, कोई भी तकनीक प्रकृति से बड़ी नहीं हो सकती।